नमस्कार, घड़ी में बज गए 11:15। दिन है रविवार। मैं शुभम शंकधार हाजिर हूं इकोनॉमिकम के साथ। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मनी9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका। इकोनॉमिकम शुरू करें उससे पहले जान लीजिए आज कार्यक्रम में खास क्या होगा। आज दरअसल हम इस इकोनॉमिकम में, क्योंकि अब बजट आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इस पूरे बजट को ही आपके सामने खोल के रख देंगे। कुछ ऐसे रहस्य बजट के खोल के रख देंगे आपके सामने, इनकम वाले पार्ट में भी और इकोनॉमी वाले पार्ट में भी। इकोनॉमिकम में 2 पार्ट हैं, अर्थात भी आपको बजट के कुछ रहस्य खोलेगा और उससे पहले जब हम इनकम पर हिस्सा चर्चा करेंगे तो वो हिस्सा भी हमारा दरअसल आपके लिए कुछ बड़े रहस्य खोलेगा। इसके बाद आप देखेंगे एक किस्सों का सिक्का और आपके सवाल जवाब भी होंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल, बजट आने में 2 दिन बचे हैं। चारों तरफ जो हेडलाइंस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो ज़्यादातर कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए लगाई जाती हैं। वो कहा जाता है कि इनकम टैक्स में सरकार कितनी छूट दे रही है, सरकार कितना राहत करदाताओं को दे रही है। क्या ये राहत वाकई बहुत बड़े लोगों से छूकर गुजरती भी है, या इस पर केवल पूरे बजट को इसकी रोशनी में देखना बेमानी होगी? शुभम, बजट का ये सबसे असंगतिपूर्ण हिस्सा है और मैं अक्सर इतने साल से बजट कवर करते हुए ये बात समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर बजट से सबसे कम प्रभावित होने वाला या बजट की पूरी प्रक्रिया से प्रभावित होने वाला सबसे छोटा हिस्सा बजट के पूरे नैरेटिव को कैसे ऑक्यूपाई करता है, उस पर कैसे कब्जा करता है। और आंकड़े इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं। भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल। उस 1.5 करोड़ के इनकम टैक्स पेयर में भी 10 लाख से ऊपर की इनकम के लोग 46 लाख से 50 लाख के आसपास हैं। सिर्फ पूरी की पूरी बजट चर्चा जब आप हेडलाइंस देखेंगे, जब आप टीवी में एंकर्स को बहस करते देखेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे कि देश की 138 करोड़ की आबादी इनकम टैक्स पे करती है और उसके लिए पूरा बजट बनाया जाता है। अब दूसरी चीज आप देखिए, इसकी तुलना में देश के 138 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स पे नहीं करते, उसमें से केवल 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, उनकी जिंदगी को वो सारा टैक्स प्रभावित करता है जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसे जो जीएसटी के जरिए, कस्टम ड्यूटी के जरिए और बहुत सारे राज्य के टैक्सेस के जरिए आता है, जो हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जिसकी दैनिक आय 300 रुपए है और उसको भी प्रभावित करता है इसकी दैनिक आय 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। ये पूरा हिस्सा है जिस हिस्से पर हमारे बजटों में, हमारे बजट की संभावनाओं पर चर्चा नहीं होती और क्रमशः ये पूरा हिस्सा और इसका एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट होकर जीएसटी के दायरे में चला गया, जिस पर जीएसटी काउंसिल अलग से चर्चा करती है। तो अगर हम बजट को समझने के लिए की दृष्टि से, चूंकि इकोनॉमिकम में हमारा प्रयास होता है शुभम कि हम आपको बता सकें जो आपको नहीं पता है, जो बजट के परतों के भीतर है, अगर हम बजट को वास्तविक रूप से देखने की कोशिश करें तो हम बजट किसके लिए देख रहे हैं? 46 लाख लोगों के लिए या 138 करोड़ लोगों के लिए, 132 करोड़ लोगों के लिए, 100 करोड़ लोगों के लिए जिनकी जीविका पर या जिनकी जिंदगी पर सीधे असर करता है, या ये बजट की पूरी बहस केवल उन 1.5 करोड़ इनकम टैक्स लोगों की बहस है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर केवल 1.5 करोड़ लोग, 1 करोड़ 46 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, और हम पूरे बजट की हेडलाइन इस बात पर तय कर लेते हैं, पूरे बजट का नैरेटिव इस बात पर तय कर लेते हैं कि सरकार ने आयकर में कोई छूट दी या नहीं दी, तो ये कितनी बड़ी बेमानी है। सर, इसी का दूसरा हिस्सा सेवर्स पर आते हैं। सेविंग्स को अगर आप देखिए तो सेवर्स बहुत सारे ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है, टैक्स पेयर से तो ज़्यादा ही है। वहाँ सरकार किस तरीके से कहना चाहिए कि राहत देती है, या जो राहतें नहीं देनी चाहिए वहाँ देती है और जहाँ देनी चाहिए वहाँ नहीं देती है? ये दूसरा रहस्य है। और अभी भी जैसे आप लगातार चर्चा सुनेंगे कि एटीसी में क्या हुआ, एटीडी में क्या हुआ, मकान के किराए पर छूट कितनी बढ़ी, होम लोन पर कितनी छूट बढ़ी। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में खुद वित्त मंत्रालय ने देश को बड़ी ईमानदारी के साथ ये बताया था कि भारत में छोटी बचतों पर मिलने वाली रियायतों का फायदा छोटे टैक्स पेयर्स को बिल्कुल नहीं होता, वो छोटे नहीं है। अधिकांश फायदा उन लोगों को होता है जो 20% और 30% के इनकम स्लैब में आते हैं, नहीं 10 लाख रुपए से ऊपर के स्लैब में आते हैं। और ये आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे का ही है जो जिसने इस छोटी बचत की रियायत को, शुभम, ये कहा था कि ये एक किस्म की सब्सिडी है जो बड़े टैक्स पेयर्स को, इनकम टैक्स में भी बड़े टैक्स पेयर्स को दी जाती है। और उस समय की गणना ये थी कि ये सब्सिडी लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की है।
यानी अगर आप देखें कि इनकम टैक्स की यूनिवर्स में भी जो वास्तविक रूप से छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें इन बचत की रियायतों का कोई फायदा नहीं होता, जिन पर हम बजट के संदर्भ में सबसे लंबी चर्चा करते हैं। और एक किस्म की वेल ऑफ्स के लिए जो बाउंटीज हैं, उस चैप्टर का शीर्षक ही था बाउंटीज फॉर वेल ऑफ, यानी जो देश का समृद्ध तबका है उसके लिए पूरे के पूरे बजट के ढांचे से कैसे रियायतें निकलती हैं। इसका एक और छोटा सा उदाहरण हम यहाँ लें, फिर हम बजट के दूसरे बड़े हिस्से पर चलते हैं, अर्थात में गोल्ड को लीजिए। गोल्ड कहीं से भी, सोना कहीं से भी दुनिया में गरीबी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, रियायतों के साथ जुड़ा नहीं। सोने की पहचान समृद्धि के साथ है। भारत की पूरी आबादी में मुश्किल से 15 या 20% लोग ऐसे होंगे जो सोना खरीद सकते होंगे। पूरी दुनिया में सोने की पहचान समृद्धि के तौर पर होती, पर हम शायद दुनिया के उन गिने चुने देशों में होंगे जो सोने पर सबसे कम टैक्स लगाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने यह माना कि अगर सोने पर टैक्स की दर 25% भी मान ली जाए, यानी जो टैक्स हम दवा पर पे कर रहे हैं, जो टैक्स हम पेट्रोल डीजल पर पे कर रहे हैं, जो टैक्स हम अपने खाने पीने की चीज़ों पर पे कर रहे हैं, उससे भी कम टैक्स भारत में गोल्ड पर लगाया जाता है। और गोल्ड जो कि सरप्लस का इन्वेस्टमेंट है, जो कि सुपर रिच का इन्वेस्टमेंट है, अगर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि अगर उस पर 25% की टैक्स रेट भी मान ली जाए तो 2015-16 के हिसाब से ये करीब करीब 4000 करोड़ की सब्सिडी है, जो सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो समृद्ध हैं और जिनके लिए जानबूझकर सोना सस्ता रखा जाता है। अब ये बहसें मुझे लगता है बजट के केंद्र में आनी चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए कि भारत को सोने पर टैक्स लगाने की जरूरत है, दवा पर टैक्स लगाने की जरूरत है, भारत को पेट्रोल डीजल महंगा रखने की जरूरत है या सोना महंगा रखने की जरूरत है। ये बहसें जब तक हम बजट के मुख्य धारा में नहीं लेकर आएंगे तब तक हम बजट का वो असंतुलन दूर नहीं कर पाएंगे, जिस संतुलन को दूर करने के लिए दरअसल ये पूरे बजट बनाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि सोने पर टैक्स ज़्यादा हो या दवा पर, ये आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो बिना कुछ सोचे समझे गणित लगाए आपको बता सकता है। और यही हमारी कोशिश है इस इकोनॉमिकम के जरिए कि आप इस बार जब बजट पढ़ें, इस बार जब बजट देखें, इस बार जब बजट सुने, तो इस नज़रिए से सुनिएगा कि ये वाकई बजट क्या देश की बड़ी आबादी को, बड़े तबके को असर पहुँचा पाएगा। सर, मनी 9 की क्या 11 उम्मीदें इससे ज़्यादा लोगों की बात करता है? हाँ, इसलिए हमने मनी 9 में इस बारे प्रयास किया कि हम 11 उम्मीदें 22 के बजट पर बात करें और उन 11 लोगों की उम्मीदें लेके आए जिनके ख्वाब कतई सोना सस्ता करने के नहीं हैं। उनके बहुत छोटे छोटे ख्वाब हैं। उनके ख्वाब हैं कि उनके जेब में कुछ पैसा बच जाए, उनके ख्वाब हैं कि उनके पास अगर उनके बच्चे के पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं तो एक सस्ता मोबाइल फ़ोन मिल जाए, उनके ख्वाब हैं कि उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा पड़ रहा है उस पर कुछ थोड़ी सी रियायत मिल जाए। उनके ख्वाब एड्रेस करने के लिए बजटों का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। बजट किस पर टैक्स लगाए, कितना टैक्स लगाए, उस टैक्स की प्रासंगिकता क्या है, उस टैक्स की शुभम न्याय संगतता क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, सोने को सस्ता रखना और पेट्रोल को महंगा रखने का जस्टिफिकेशन क्या है। और यही चर्चा दुनिया के बजटों के साथ हमेशा होती रही और होनी चाहिए। और लोकतंत्र की यही ज़रूरत है कि हम बजट में लगने वाले टैक्सों की प्रासंगिकता पर, उनकी ज़रूरत पर और उनसे मिलने वाले फ़ायदे नुकसान पर बहस करें, तब हम ये छोटे छोटे ख्वाब जो 11 अलग अलग से चुनकर हमने आपको दिखाए उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये 11 ख्वाब 11 लोगों के, देश की बड़ी आबादी के प्रतिनिधि थे, जिनके जरिए हमने दरअसल अपनी उम्मीदों को, अपने देश के जो तमाम लोग हैं उनकी उम्मीदों को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर, अर्थात पर। अर्थात का शीर्षक इस बार रखा है अंशुमान जी ने, क्या से क्या हो गया। महंगाई का आंकड़ा चाहे जो कलाबाजी दिखाए, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि बीते 6-7 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के सामान, ऑटो पुर्जे और भी कई तरीके की ज़रूरी चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं। अंशुमान जी पता है क्या कह रहे हैं? वो अर्थात में कह रहे हैं कि ये महंगाई पूरी तरह प्रायोजित है और नीतिगत है। सर कैसे, ये कैसे स्पॉन्सर्ड हो सकती है महंगाई? ये महंगाई पूरी तरह, और ये बजट का एक और अंधेरा कोना और रहस्यमय कोना है जिस पर हम आज विस्तार से अर्थात में चर्चा करेंगे। आप कहीं भी शुभम देखें, पिछले 2-3 साल में भारत में निवेश को की दृष्टि से देखें, बाकी सारी चीज़ों की दृष्टि से देखें, आपको दिखाई देगा कुछ चीज़ें निरंतर महंगी होती जा रही हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक के सामान हो, चाहे वो कई सारी मेटल्स हों और उन मेटल्स से या उनकी कीमतों से निकलने वाली महंगाई हो जो बाकी जगह दिखाई दे रही। हमें समझ नहीं पाते कि भारत में निवेश भी दिखाई देता है, भारत में जीएसटी में भी कमी दिखाई देती है कि सरकार ने जीएसटी में भी रियायत दी है लोगों को। हमें दिखाई देता है कि बहुत जगह बड़े बड़े निवेश के दावे किए जाते हैं, इतना प्रोडक्शन भारत में हो रहा है ये कहा जाता है, उत्पादन भी बढ़ता दिखाई देता है, पर इन चीज़ों की कीमतें जिनमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, जिसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं, उनकी कीमतें बढ़ती कैसे जा रही हैं। और इसकी वजह ये नीतिगत क्यों है? क्योंकि भारत सरकार पूरी जिद के साथ महंगाई का आयात कर रही है।
और इंपोर्ट कर रही है। ये बजट का एक रहस्यमय हिस्सा है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। दरअसल एक इंपोर्टेड महंगाई हमें बुरी तरह कुचल रही है। सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था में पिछले 5-6 साल में 7 साल में इंपोर्ट ड्यूटीज़ का ढांचा इस तरह बदला है कि अब हम दुनिया में सबसे महंगे आयात करने वाले देशों में शामिल हो रहे हैं। आप बजट से कुछ घंटे दूर खड़े हुए हैं और फिर इस बात का संकेत है कि सरकार इस बार बजट में कुछ चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। तब हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि आखिर पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारत में स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और दवाओं से लेकर केमिकल्स तक पूरी सप्लाई चेन महंगी हो गई। भारत के पूरे उत्पादन की लागत कैसे बढ़ गई। और बजट से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि दरअसल महंगाई हमारे बाजार में देशी कारणों से तो आ ही रही है, पर उससे ज़्यादा कहीं बड़े विदेशी कारण हैं जिनके जरिए आ रही है। दरअसल इससे भारत को एक नई तरीके की और बड़ी परेशान करने वाली पहचान मिली है शुभम। ये पहचान ये है कि भारत को दुनिया में व्यापारिक संरक्षणवादी देश के रूप में माना जा रहा है, आयात शुल्क बढ़ाना वाला देश माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि भारत सरकार टारगेटेड रूप से इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा रही है संरक्षण के लिए। उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 2013-14 के बाद से भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार का कहना यह था कि हम इंपोर्ट इसलिए महंगा कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इंपोर्ट महंगा करेंगे तो घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी। इससे कितनी आत्मनिर्भरता आई, कितने रोजगार बढ़े, कितना निवेश आया, इसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं है। लेकिन इसने किया क्या, इसने भारत के छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी और उपभोक्ताओं के लिए इस मंदी के दौरान बहुत सारी चीज़ों को महंगा कर दिया। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 2014 से कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का सरकार ने जैसे अभियान सा छेड़ दिया था। सर, इस तर्क को अगर आंकड़ों में हम देखें तो आप कुछ ऐसे आंकड़े बता सकते हैं जो ये सिद्ध कर दे कि बिल्कुल सरकार जिद के साथ इस अभियान को चला रही थी? बिल्कुल, और जिद के 2022 का बजट पढ़िए ध्यान से, जो पिछले साल आया था। बजट का दस्तावेज ये बताता है कि एनडीए सरकार ने 2022 के बजट के मुताबिक बीते 6 साल में करीब 1/3 इंपोर्ट टैरिफ लाइंस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। यानी करीब 4000 टैरिफ लाइन्स ऐसी थी जिन पर भारत में सीमा शुल्क बढ़ गया। टैरिफ लाइन का मतलब ये होता है कि सीमा शुल्क की वह दर जो एक या एक से अधिक सामानों पर लागू होती है, उसे हम टैरिफ लाइन कहते हैं। इस बढ़ोतरी का नतीजा क्या हुआ, जैसे ही सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का आयात उन देशों से बढ़ने लगा जिन देशों के साथ भारत के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जहां भारत उस देश से आयात में कस्टम ड्यूटी में विशेष रियायतें देता है। यानी हम दुनिया में दो तरीके के हिस्सों में से ट्रेड करते हैं शुभम। एक हिस्सा वो है जिनके साथ हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जिनके साथ हमारा कोई व्यापार समझौता है, वहां से हम एक रियायती ड्यूटी का आयात करते हैं, और एक जनरल मार्केट है जहां से हम ओवरऑल कस्टम ड्यूटीज़ का एक के लेवल पर आयात करते हैं। हुआ यह कि जैसे ही उन देशों से आयात हुआ, सरकार ने और ज़्यादा सख्ती की। सरकार ने करीब ऐसे जो संधि वाले देश थे जहां से एक सामान आ रहा था, उनमें 80 से अधिक ऐसे सामान थे जिन पर कस्टम ड्यूटी की रियायतें खत्म कर दी, और 400 से अधिक सीमा शुल्क प्रोत्साहन रद्द किए गए। और यह ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो अन्य देशों का से आने वाला सस्ता जो सामान था, जो हमारे लिए कस्टम ड्यूटी में महंगा पड़ सकता था, वो इन देशों के जरिए ना आने लगे। बिल्कुल। अब एक आंकड़ा और देखिए जिससे हमें समझ में आएगा कि भारत ने सीमा शुल्कों में बढ़ोतरी पिछले सालों में कैसे की है। WTO की रिपोर्ट बताती है कि 2019 तक भारत में कस्टम ड्यूटी की या सीमा शुल्क की औसत दर करीब 17.6% हो गई थी, जो 2014 में 13.5% थी। ये जो बेसिक औसत एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी करीब 3 से 4% 2014 के बाद से 2019 के बीच में बढ़ी। एक ट्रेड वेटेज एवरेज कस्टम ड्यूटी होती है, ट्रेड वेटेज एवरेज सीमा शुल्क होता है, जो 2014 में 7% था, 2018 में वो बढ़कर 10.3% हो गया। ट्रेड वेटेड एवरेज कस्टम ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना है किसी देश में आयातों की लागत को जानने के लिए। इसके को निकालने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी देश के कुल सीमा शुल्क राजस्व को उसके कुल इंपोर्ट से घटा दिया जाता है, और इससे हमें पता चलता है कि औसत व्यापार पर कोई देश कितनी कस्टम ड्यूटी लगाता है, अपने व्यापार को कितनी ड्यूटी लगाता है। तो 2 महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने आए। पहला आंकड़ा यह कि बजट ने हमें बताया कि करीब 4000 टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी बढ़ाएगी। दूसरा, WTO ने हमें यह बताया कि भारत की औसत कस्टम ड्यूटी और ट्रेड वेटेड एवरेज कस्टम ड्यूटी पिछले सालों में कैसे बढ़ी है। बिल्कुल। अर्थात में सर आप आगे लिख रहे हैं कि WTO के तहत सीमा शुल्क दरों को 2 बड़े वर्गों में बांटा जाता है।
ये क्या माजरा है, कैसे बांटा जाता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। हाँ शुभम, भारत में आयात महंगा करने का जो अभियान आत्मनिर्भरता के लिए या घरेलू उद्योगों की मदद के लिए चला, उसे और भीतर उतर कर समझना जरूरी है, और उसके लिए हमें WTO के भीतर जो दो वर्ग हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। WTO के तहत सीमा शुल्क में टैरिफ दरों के दो वर्ग हैं। एक वो है जो MFN टैरिफ कहा जाता है वो MFN टैरिफ जो WTO के सदस्य देश, जितने सदस्य देश हैं, वो एक दूसरे पर लागू करते हैं, यानी एक दूसरे से कारोबार में लागू करते हैं। और यही वो WTO समझौता था, यही बुनियादी रूप से WTO समझौता था, जिसके तहत दुनिया के देश एकजुट हुए थे और उन्होंने आपस में कारोबार पर सीमा शुल्क की दरें कम की थी और ट्रेड बैरियर्स कम किए थे। और दूसरी दर है बाउंड टैरिफ। ये वो बाउंड टैरिफ है जिसमें कुछ खास उत्पादों पर किसी देश को अपनी सीमा शुल्क बढ़ाने की छूट मिलती है किसी दूसरे देश से आयात में। जैसे भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बाउंड टैरिफ हमेशा ज्यादा रखता है। अब यहां सोचिए कि WTO का आंकड़ा यह बताता है कि भारत में बाउंड टैरिफ सीमा शुल्क की दर 2018 तक का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, बढ़ते बढ़ते 48.5% की ऊंचाई पर पहुंच गई। यानी ऐसी उत्पाद जो सामान्य व्यापार के कस्टम ड्यूटी के दायरे से बाहर है और जिन पर सरकार को कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार मिला है, वहां बाउंड टैरिफ की दर 48.5% पर पहुंच गई। जबकि जो औसत सीमा शुल्क दरें हैं या जो MFN रेट हैं या जो सामान्य दरें हैं वो 13.5% हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। 13% के बजाय की तुलना में जो बाउंड टैक्स रेट है, ड्यूटी रेट, वो 48% के ऊपर निकल गया। खेती वगैरह पे तो करीब 112% के आसपास ड्यूटी भारत के सीमा शुल्क लगाता है। और यही वजह थी कि बीते बरसों में व्हाइट हाउस के साथ अच्छे रिश्ते, ट्रंप के साथ दोस्ती के बाद भी अमेरिका भारत के व्यापार नीति पर लगातार नकारात्मक टिप्पणियां करता रहा। भारत के व्यापार से व्हाइट हाउस का पिछला व्यापार नीतियों से व्हाइट हाउस का पिछला प्रशासन भी खुश नहीं था। और यही वजह है कि पिछले 7 साल में भारत दुनिया के किसी देश से कोई व्यापार संधि, व्यापार समझौते नहीं कर सका और RCEP से बाहर आ गया। तो जब कस्टम ड्यूटीज आप लगातार बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये एक किस्म से दुनिया के देशों के साथ व्यापार के उदारीकरण में सबसे बड़ी बाधा बनकर आता है। और इसका असर हमें भारत में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। लेकिन सर, तर्क तो ये दिया जाता है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे तो घर में जो उद्योग हैं उनको फ़ायदा होगा, सस्ता माल बाहर से अगर नहीं आएगा तो जो यहाँ का माल होगा लोग वो खरीदेंगे। आपकी बात सुन के लग रहा है ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। फिलहाल ऐसा ही हुआ है और फिलहाल वो हमें दिखाई दे रहा है। ये पूरी आयात महंगा करने की, क्रमशः इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ और इस अच्छी मंशा के साथ शुरू की गई थी कि भारत में आयात महंगे होंगे तो देश में आत्मनिर्भरता आएगी, देश के लोग, देश की कंपनियां उत्पादन करना शुरू करेंगी और हम हालांकि ये तर्क पूरी दुनिया में बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करने वाला या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्शन वाला तर्क, इसको भारत के अपने ही व्यापार विशेषज्ञ हमेशा नकारते रहे कि संभव नहीं है। लेकिन वो जो नकारते रहे वो बात हमें पिछले 4-5 साल में दिखाई देने लगी। हुआ ये क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि भारत को बहुत सारे उत्पादों का आयात करने के लिए शुभम पुर्जों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हम नहीं बना सकते। इसलिए हुआ क्या कि भारत ने जिन कंपोनेंट्स पर, जिन पुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी पिछले सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ाई वो सारी चीज़ें जब भारत में बनने के लिए आई, आपने पुर्जा चाइना से, ताइवान से, बाकी जगह से आयात किया और उनका भारत में उत्पादन शुरू किया, तो उससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो गए क्योंकि आयात ड्यूटी बढ़ी। PCB चीन से आया तो इसे PCB को ले लीजिए। PCB 2019-20 में चीन से आयात हुआ जो करीब 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का टोटल आयात था 2019-20 में। इसके बाद भारत ने ताइवान और फिलीपींस से ये महत्वपूर्ण पुर्जे आयात करना शुरू किए। बहुत सारी छोटी और मझोली इकाइयां जिनकी पुर्जों के लिए निर्भरता या कच्चे माल के लिए निर्भरता आयात पर थी, उनके लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी महंगी पड़ने लगी और उनके लिए उत्पादन की लागत बढ़ी। जैसे स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत के पिछले इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज के बास्केट में शामिल थी। जब इनकी कीमतें बढ़ी शुभम, तो भारत के जो मेटल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी। जो भारत में स्टील बनाने वाला प्रोड्यूसर था, जो भारत में एल्युमिनियम बनाने वाले प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ने के साथ भारत में भी कीमतें महंगी कर दी। आप तो कहते हैं कि सरकार को राजपथ मानकर चलता है। हाँ, तो सरकार ने कहा कि जब आप आयात में स्टील महंगा करोगे, तो भारत की कंपनी ने कहा हम भी महंगा कर रहे थे। हुआ क्या कि ये सारा स्टील, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जिनके पास जाते हैं, यानी जिन पर हम आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी डाल रहे थे, जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो आत्मनिर्भरता लाएंगे, इकाइयां
लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, उन पर उनकी पूरी की पूरी उत्पादन चेन ही महंगी हो गई। और इसलिए अब हम पलटकर जहां से शुरू हुए थे वहां हम देखें, इसलिए हमें यह दिखाई दे रहा है कि भारत में पिछले 3-4 साल के दौरान आपके आसपास छोटे छोटे ब्राउन गुड्स भी, छोटी छोटी चीजें भी, जिनमें छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखे हुए हैं, जिनकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसके बाद भी उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जिनका उत्पादन भारत में बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से उनका भारत में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कीमतों कमी में नहीं आ रही। इसे मोबाइल फोन्स को देख लीजिए, मोबाइल फोन के प्राइसेस भारत में पीएलआई स्कीमों के बाद, बाकी सारी चीजों के बाद, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो भारत में बनते हैं लेकिन उनकी कीमत या उनकी भारत में उत्पादन इकाइयां होने का या उत्पादन बढ़ने का लाभ हमें सस्ते उत्पाद के तौर पर नहीं मिलता है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी सर, आपने पीएलआई स्कीम का जिक्र किया, आप अर्थात में लिख रहे हैं कि इंपोर्टेड महंगाई का अपशगुन सरकार की एक बड़ी पॉपुलर ये जो स्कीम है पीएलआई, अब इसके लिए भी खतरा बनता दिख रहा है, ऐसा क्यों सर? ये बात अभी बजट से ठीक पहले सरकार के पास एक ज्ञापन के तौर पर पहुंची, और उस ज्ञापन में सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, बजट में उस पर कुछ में कोई करेक्टिव मेजर्स लेगी, हमें पता नहीं है। पीएलआई स्कीम सरकार इसलिए लाई थी कि सरकार बजट से पैसा देगी कंपनियों को, उन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देगी, उन्हें एक सर्टेन लेवल का उत्पादन करने के लिए पैसा देगी, और जब वो उत्पादन करेंगे तो उम्मीद थी कि भारत में इकाइयाँ लगाएंगे, उससे रोजगार मिलेगा। भारत में जो छोटे उद्यमी थे वो 2016-17 से ही कच्चे माल की कमी से और कच्चे माल की महंगाई से जूझ रहे थे। बड़ी कंपनियां जो पीएलआई के तहत भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां लगा रही हैं, अब उन्होंने सरकार से इस बात की शिकायत की है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी कंपोनेंट्स पर लगातार बढ़ती चली जा रही है, वो उनके पूरे प्रोडक्शन को, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस उनकी खत्म कर रही है और उन्हें महंगा उत्पादन करने पर मजबूर हो रही है। एक रिपोर्ट आई है आईसीईए और एक ध्वज एडवाइजर्स की, जो ये बताती है कि भारत इस समय पीएलआई के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के आयात के मामले में दुनिया में सबसे महंगा है। और उन्होंने इसकी तुलना की है चीन के साथ, मैक्सिको के साथ, वियतनाम के साथ और थाईलैंड के साथ। इनकी टैरिफ लाइंस को सामने रखकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का जो आयात होता है उसकी तुलना की, और ये माना ये उससे पता चला है कि इन देशों में इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का आयात भारत से 2 से 3 गुना ज़्यादा सस्ता है। तो यानी पीएलआई में भी जो कंपनियां निवेश कर रही हैं, जिन कंपनियों को उत्पादन के लिए बुलाया गया है, जिन्हें हम बजट से पैसा दे रहे हैं, उनका भी निर्यात बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनसे सस्ते उत्पाद शुभम मैक्सिको में, थाईलैंड में या चीन में या वियतनाम में बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंपोनेंट्स की कॉस्ट कम है, कंपोनेंट पर ड्यूटी कम है। तो भारत को जैसे निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार संधियाँ करनी चाहिए थी, अपने यहाँ उत्पादन की लागत कम रखनी चाहिए थी, कंपोनेंट्स पर ड्यूटी कम रखनी चाहिए थी ताकि सस्ता उत्पादन हो सके। वहाँ उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। छोटे उद्योग कच्चे माल की लागत के कारण परेशान हो गए। उनके पास जो कंपोनेंट है, उनके पास जो कमोडिटीज आती थी, उनकी कीमत इंपोर्ट ड्यूटी के कारण बढ़ गई। और जो बड़ी कंपनियां थी, जिनको आप पीएलआई के तहत बुलाकर लाए थे भारत में निवेश करने के लिए, वो भी अब इस बात की शिकायत कर रही हैं कि हम उतना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बना सकते जितना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट थाईलैंड में, वियतनाम में या बाकी जगह बन रहा है। यानी हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की बड़ी इकोनॉमी बनना चाह रहे थे, उस इकोनॉमी की राह में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर खुद कीलें बिछा दी है। उस पर चलकर ही आप, और जब आपकी प्रोडक्शन लागत कॉस्ट ही ज़्यादा होगी, जब कंपोनेंट्स की कॉस्ट ही ज़्यादा होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? बिल्कुल। सर, थोड़ी देर को अगर इतिहास का चश्मा पहन के इस पूरी बहस को देखें, इस पूरी चर्चा को देखें, तो क्या कोई ऐसे संदर्भ, कोई कहानियां हैं? एक दिलचस्प किस्सा आता है, जिसे चलते चलते हम जिक्र कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। और भारत में जब ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या भारत में ये कहा गया था कि आप आयात महंगा करके आत्मनिर्भरता ला सकते, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया था। यहाँ तक कि सरकार की अपनी कमेटी जो आरसेप पर बनी थी, जो सुरजीत भल्ला कमेटी थी, उसने डिटेल में विस्तार से ये सरकार से कहा था कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। अगर आप इंपोर्ट महंगे करेंगे तो भारत अपना ही उत्पादन महंगा होता जाएगा और इससे प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी। लेकिन सरकारें आमतौर पर इतिहास से कम सीखती हैं। किस्सा 15वीं सदी का है। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा में करीब 62 साल बाकी थे, और चीन का एक महान नाविक था जिसका नाम था झेंगे। वो उसके पास एक विराट जहाजी बेड़ा था, और वो अपनी 6 सबसे बड़ी यात्राओं के बाद चीन वापस लौट रहा था। झेंगे ने पूरी दुनिया में उस समय अपने जहाजी बेड़े के साथ यात्रा कर ली थी जब कोलंबस का सांता मारिया तैयार भी नहीं हुआ था। और कोलंबस का जो सांता मारिया उससे
5 गुना ज़्यादा बड़ा बेड़ा झेंगे के पास था। अब आप समझ सकते हैं कि चीन के पास, चीन की नौसेना और चीन की नौसैनिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति उस समय कैसी थी। लेकिन जब तक वो लौटा तब तक मिंग सम्राट योंगल का निधन हो गया था। चीन में कई सारी उथल पुथल शुरू हो गई थी, सीमा पर हमले होने लगे थे। योंगल के उत्तराधिकारियों ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने यह आदेश दिया कि अब समुद्री यात्राएं बंद कर दी जाएंगी, अब देश से बाहर कोई जहाज कारोबार करने नहीं जाएगा। यहां तक कि योंगल ने 2 मस्तूल से ज्यादा वाले जहाजों के बनाने पर मौत की सजा का ऐलान कर दिया। यह कह दिया कि बड़े जहाज बनेंगे नहीं, केवल छोटी डोंगियां और नौकाएं बनेंगी जो अंदर चलेंगी। इसके बाद चीन का विदेश व्यापार और चीन का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इतिहास के अंधेरे में गुम हो गया। और उधर 50 साल के भीतर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इनके तटों पर बड़े बड़े जहाजी बेड़े सजने लगे, जिन्होंने अगले 500 साल में पूरी दुनिया को रौंद डाला और पूरी दुनिया में व्यापार का इतिहास, पूरी दुनिया के ट्रेड का इतिहास बदल दिया। और चीन कहीं बहुत पीछे इतिहास में खो गया। शुभम, चीन को यह बात समझने में 5 शताब्दियां लगी, 500 साल लगे कि जहाज बंदरगाह पे खड़े होने के लिए नहीं बनाए जाते। जहाज इसलिए बनाए जाते हैं कि वो दुनिया में व्यापार करने जाएं। लेकिन अमेरिका की जब स्थापना हुई 18वीं सदी में, तो उसे पहले दिन से ये बात समझ में आ गई कि व्यापार के बिना दुनिया, मुक्त व्यापार से दुनिया का कोई देश बर्बाद नहीं हुआ है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने का यह प्रसिद्ध कोट है, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका को समझना होगा कि फ्री ट्रेड में ही फ्यूचर है। मुक्त व्यापार के बिना आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। चीन जब ग्लोबलाइजेशन के जहाज पर दोबारा सवार हुआ देंग शाओपिंग के बाद, तो उसने दुनिया को वापस रौंद दिया, पलट दिया। आज पूरी दुनिया का ट्रेड, दुनिया के पूरी दुनिया की फैक्ट्री हो गया। दुनिया के हर छोटे से छोटे देश से कच्चा माल लेता है और दुनिया के हर छोटे से छोटे देश में सप्लाई में करता है। भारत इस संदर्भ में पिछले 2500 साल में मुक्त व्यापार का फायदा उठाने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। अगर आप भारत के पिछले 2500 साल का ट्रेड का इतिहास देखें, तो चाहे वो हड़प्पा युग के ट्रेड से लेकर और आधुनिक युग तक के, व्यापार ही था जिसने भारत को समृद्ध किया। भारत को सोने की चिड़िया बाहर से आई हुई पूंजी ने बनाया था। व्यापार से मिली जो पूंजी आई थी, उससे भारत में इतना सोना और इतना चांदी आया था। लेकिन हम पता नहीं कहाँ उलझ गए हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ इस समय जब चीन की अर्थव्यवस्था ढलान पर है, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतियां हैं, हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कब्जा करने का, वहां पहुंचने का, अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को निर्यात के सहारा देने की जरूरत है। तो हम अपनी इंडस्ट्री की कॉस्ट ही बढ़ाते चला जा रहे हैं। हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। और यह बजट का वो पहलू है जिस पहलू पर आमतौर पर बजटों के संवादों में या बजटों की व्यवस्थाओं में चर्चा आमतौर पर नहीं होती। सर, बजट सामने खड़ा है, कुछ कर सकती है सरकार? अगर इतनी दिक्कतें हैं तो आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद है कि इस बार ड्यूटीज कम कर दी जाएं, कुछ सहारा दिया जाए? कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये ऐसा जो संकेत मिल रहे हैं वो परस्पर विरोधी हैं। एक संकेत मिल रहा है कि सरकार कुछ और उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के नाम पर। और कहीं यह माना जा रहा है कि शायद सरकार अब एक अगले कदम पर कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रही है। जैसे यूके के साथ बात शुरू हुई है, सुना है चर्चा शुरू हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू हुई। तो अगर भारत वापस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ लौट रहा है तो फिर यह प्रक्रिया इस बजट में रुक जानी चाहिए। कस्टम ड्यूटीज बढ़ाने की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए और यह शिफ्ट लेनी पड़ेगी भारत को। यह नीतिगत बड़ा शिफ्ट है जो भारत को लेना पड़ेगा कि वो वापस संरक्षणवादी व्यवस्था से निकलकर फ्री ट्रेड की व्यवस्था की तरफ जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। पता नहीं बजट में क्या होगा। हम भी उतने ही उत्सुक हैं शुभम जानने के लिए बजट में इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या होगा, क्योंकि मेरी अपनी निगाह सबसे ज्यादा बजट की इस पोर्शन पर रहेगी। क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कच्चे माल के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, दवाइयों के API के लिए, बहुत सारी मशीनरी के लिए दुनिया के कच्चे माल पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। और अगर वो महंगा होगा तो हम भारत में कभी भी महंगाई नहीं रोक पाएंगे, आप चाहे भी कुछ भी रिजर्व बैंक से कोशिश कर लें। मुझे याद है कि मैं एक पुराना एक ट्रेड डील कवर कर रहा था दुनिया के किसी देश में, WTO की एक व्यापार वार्ता कवर कर रहा था। तो भाई बहुत पुराने कूटनीतिकार थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकारें कुछ भी करें लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें महंगाई इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी वो दुनिया से कुछ भी इंपोर्ट कर लें पर उन्हें इंपोर्टेड महंगाई लाने से रोकना चाहिए। उनका यह हमेशा तर्क था कि कोई भी समझदार सरकार अपने यहाँ उत्पादन को महंगा कैसे कर देगी, बिल्कुल अपने यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ा देगी, ये उनकी ये समझ से परे था। लेकिन सरकारें बहुत बाद में सीखती हैं, पहले तो नसीहत जनता को मिलती है।
पहले तो नसीहत उपभोक्ताओं को मिलती है। तो हम इस बीच में महंगाई के बीच में खड़े हुए हैं और सरकार के पास ये विकल्प है कि वो कम से कम आयातित महंगाई को तो इस बार नियंत्रित कर सकती, क्योंकि एक और फैक्टर ध्यान रखना जरूरी है, रुपए में गिरावट लगातार बढ़ रही है और अगर आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ब्याज दरें बढ़ने का असर दिखाई दिया तो भारत के आयात और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अगर रुपए में गिरावट लगातार इस तरह से होती रही तो हमारे लिए यही मोबाइल फ़ोन बनाने का कच्चा माल या यही स्टील, ये चीज़ें और आने वाले समय में महंगी होती जाएंगी। बिल्कुल। तो एक शेर है जी जो इस बजट से पहले, बजट में शेर व शायरी का काफ़ी प्रचलन रहा है, तो बजट से पहले ये शेर है जो हमें बजट की इस परिस्थिति के बारे में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि हम इससे बात ख़त्म करें कि ये डर है काफिले वालों कहीं न गुम कर दे, ये डर है काफिले वालों कहीं न गुम कर दे, मेरा अपना ही उठाया हुआ गुबार मुझे। बिल्कुल। भारत को ध्यान रखना होगा कि उसके बजट ने जो गुबार उठाया है उसमें लोगों की जेब, लोगों की खपत, लोगों की कमाई गुम ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। अब बारी आपके सवाल की। सर, विकास शर्मा का सवाल मैं लेना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ी। 2016 में 16 लाख करोड़ थी, अभी 30 लाख करोड़ है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? और ये भी तब बढ़ी है जब डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और सरकार का क्या ब्लैक मनी से जो कंट्रोल था, डिमोनेटाइजेशन से जो दावा था, वो फुस हो गया। चिंता से ज़्यादा शुभम ये इतनी बड़ी पहेली है जिस पर सरकार और रिजर्व बैंक को इस बात का जवाब देना चाहिए। हम एक बार ये ना मान लें कि ये सारी ब्लैक मनी नहीं है, ये सारा जेन्युइन लीगल पैसा है, जो पैसा करेंसी इन सर्कुलेशन की ग्रोथ में दिखाई दे रहा है और उसका डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में, बुनियादी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के हिसाब से, अगर किसी अर्थव्यवस्था में जेन्युइन ढंग से करेंसी की सप्लाई बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ता है, बिल्कुल, डिमांड भी बढ़ती है, खपत भी बढ़ती है। अगर आप करेंसी इन सर्कुलेशन का आंकड़ा एक तरफ रखें और भारत के जीडीपी में कंजम्पशन का आंकड़ा दूसरी तरफ रखें, उत्पादन और खपत और मांग का आंकड़ा दूसरी तरफ रखें, तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुवों पर बैठे हुए। इतना पैसा अगर बाजार में फ्लो कर रहा है तो फिर कारें क्यों नहीं बिक रही हैं? बिल्कुल सही बात है। तो फिर रूरल एरिया में एफएमसीजी की मांग क्यों टूटी हुई है? ये पैसा कहाँ है? ये पैसा अगर पार्क होकर मार्केट्स में पहुंच रहा है जहां वो लिक्विडिटी पैदा कर रहा है तो हम एक रिस्क में खड़े हैं जिस पर हम मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन दिख रही है वो करेंसी इन सर्कुलेशन भारत की जीडीपी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही। 16 लाख करोड़ के करेंसी इन सर्कुलेशन पर हम 7% से ग्रो कर रहे थे, 8% से ग्रो कर रहे थे। आज हम 30 लाख करोड़ पर बैठे हुए हैं और हमारे लिए 5% और 4% की जीडीपी ग्रोथ की चुनौती है। ये बड़ी पहेली है जिसे हम खोलने की किसी समय कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय सीमित है। आपके सवालों को हम अगली चर्चाओं में, अगले इकोनॉमिकम में लेंगे। लेकिन जाते जाते एक किस्सों का सिक्का सुनिए आप। ये जो किस्सा है ये है सस्ते कर्ज का। अभी हमने देखा कि दुनिया में अब कर्ज महंगे होने शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सस्ते कर्ज की कहानी क्या है, इतिहास क्या है? कब सस्ते कर्ज शुरू हुए थे, उसकी उल्टी गिनती कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए इस किस्सों के सिक्के में। पूरी दुनिया में कर्ज महंगा करने की तैयारी शुरू हो गई है। बैंकों ने सस्ती पूंजी के पाइप कसने शुरू कर दिए हैं। कैसे बना सस्ता कर्ज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक विटामिन? इतिहास के पन्ने फड़फड़ाते हैं और खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 14 अगस्त 1945 वाशिंगटन में शाम के 7 बजे थे। पत्रकारों का दल व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जमा था। जापान पर परमाणु बम पटका जा चुका था। तबाही के मंजर पूरी दुनिया में तैर रहे थे। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन बाहर निकले और उन्होंने ऐलान किया कि जापान ने बगैर शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति का ऐलान हो। इससे पहले 7 मई को यूरोप में नाजी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यूरोप के शहरों में युद्ध खत्म होने की खुशी मनाई जा चुकी थी। अलबत्ता युद्ध खत्म होते ही अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को एक बहुत बड़ी फिक्र ने घेर लिया। कहीं युद्ध खत्म होते ही मंदी तो नहीं आ जाएगी। 1930 की महामंदी की खौफनाक स्मृतियां अभी भी ताजा थी। युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वरीयताएं बदल दी थी।
भवन निर्माण रुक गया था, अधिकांश औद्योगिक क्षमताएं युद्ध की तैयारी में झोंक दी गई थी। अब मोर्चे से लौट रहे फौजियों के लिए मकानों की कमी पड़ने वाली थी। युद्ध के दौरान अमेरिका में जहाज, विमान, टैंक, गोला बारूद बनाने की विशाल क्षमताएं बनाई गईं। अब इनकी जरूरत नहीं थी, जबकि निजी उद्योगों को नई उत्पादन क्षमताएं बनाने के लिए जल्दी तैयार करना इतना आसान भी नहीं था। युद्ध से लौट रहे फौजी अपने घर बसाना चाहते थे, नए काम चाहते थे, नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लगाए थे। उन्नीस 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राष्ट्रपति ट्रूमन को एक रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगले 1 से 4 वर्ष में बड़ी मंदी आ सकती है। इस परिषद ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अपने नोट में लिखा कि मंदी को बढ़ाने वाले कारक तेजी से आगे आ रहे हैं। युद्धों के कारण खोखले हो चुके यूरोप और जापान को अमेरिका से निर्यात बढ़ाने की संभावना ना के बराबर है। अमेरिका की सरकार ने भी युद्ध के कारण इतना कर्ज जुटा लिया है कि अब बजटों के जरिए अर्थव्यवस्था में पैसा डालना मुश्किल है। तो ऐसे में किया क्या जाए? यही वह मोड़ था जहां से अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए सस्ते कर्ज की खुराक देने का प्रचलन शुरू हुआ। 1951 तक अमेरिका का रिजर्व बैंक यानी फेडरल रिजर्व पूरी तरह स्वायत्त नहीं था। वह राष्ट्रपति के साथ बात करके ब्याज दरें और मौद्रिक नीति तय करता था। फेडरल रिजर्व ने 1942 में अमेरिका में शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि की ब्याज दरों को घटाकर 0.38% कर दिया था, यानी 1% से कम। यह काम दरअसल युद्ध की तैयारियों के मकसद से सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध पर करीब $6 ट्रिलियन खर्च किए और इसकी लागत कम रखने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें कम रखी थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के ऐलान के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई। 1950 के मध्य तक अमेरिका में 3 महीने के ट्रेजरी बिलों पर यील्ड 2% से नीचे बनी रही। यही सस्ता कर्ज बढ़ते बढ़ते उपभोक्ताओं तक फैल गया। युद्ध से लौटे फौजियों के लिए और नए उपभोक्ताओं के लिए यह सस्ता कर्ज किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने इसकी मदद से नए मकान खरीदे, कारें खरीदी, नए उपकरण खरीदना शुरू किया। अमेरिका के नीति निर्माता जो युद्धोत्तर मंदी की संभावना से बुरी तरह खौफ में थे, उनके लिए सस्ते कर्ज के सहारे निकलने वाली यह मांग वरदान से कम नहीं थी। क्रमशः नीतियों का परिदृश्य बदला। अमेरिका के नियामकों ने लोगों को बचतों के बजाय खर्च और खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने लिखा कि 1945 में अमेरिका के नेता, कारोबारी और लेबर यूनियंस के मुखिया लोगों को खुलकर खर्च करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रेरणा के लिए कुछ कानूनी बदलाव किए गए। अमेरिका ने मॉर्टगेज यानी मकान खरीदने के लिए गिरवी रखने के नए नियम लिखे। युद्धों से लौटे सैनिकों को बगैर किसी एडवांस भुगतान के बेहद सस्ते और लंबे समय के कर्ज की सुविधा मिली, जो कि एक फिक्स्ड ब्याज दर पर दिया जाता था। इससे वे मकान खरीद सकते थे। फिर क्या हुआ? हुआ यह कि अमेरिका में मकान खरीदना किराए पर रहने से ज्यादा सस्ता हो गया। यहाँ अमेरिका में हाउसिंग बूम की शुरुआत थी, जिसके पीछे था सस्ता या बहुत सस्ता कर्ज। सस्ते कर्ज के साथ ही शुरू हो गया कंज्यूमर लोन यानी उपभोक्ता कर्ज का दौर। 1950 में जारी हुआ क्रेडिट कार्ड, बैंकों ने बनाए सस्ते कर्ज के लिए तरह तरह के उपकरण, किश्तों पर कर्ज चुकाने की स्कीमें आई और फिर क्या था? अमेरिका का उपभोक्ता बाजार झूम उठा। यह उपभोक्तावाद की शुरुआत थी जो अमेरिका के जरिए अगले 1 दशक तक पूरी दुनिया में फैलने वाला था। इस सस्ते कर्ज का नतीजा था कि 1944 में अमेरिका का पारिवारिक कर्ज जो $29.4 अरब था, वह 1965 में बढ़कर $331 अरब हो गया। 1955 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका में उपभोक्ता खर्च और मकानों के निर्माण पर $203 अरब का खर्च हुआ है, जो 1944 के स्तर से 40% ज्यादा है। युद्ध के बाद के अगले 2 दशक अमेरिका में ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हाउसिंग जैसे उद्योगों के लिए स्वर्ण युग जैसे थे। 1930 की मंदी में और युद्ध में अमेरिका ने जो गंवाया था, 1 दशक में उससे कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धियां हासिल हो गई।
इस सब के पीछे क्या था? इस सब के पीछे थी सस्ते कर्ज की ताकत। अब जबकि महामारी के बाद महंगाई लौट रही है, दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है, तब इतिहास का यह स्वर्ण युग हमें नसीहत भी देता है और उम्मीद भी। अब बने रहिए मनी 9 के साथ और सुनते रहिए किस्सों के सिक्के इसी तरह। उम्मीद है आपको किस्सों का ये सिक्का पसंद आया होगा। पूरी उम्मीद है इकोनॉमिकम पसंद आया होगा, अर्थात पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सवाल हमको भेजते रहिए। अगले हफ्ते अंशुमान सर के साथ फिर आपके पास आऊंगा इकोनॉमिकम का नया संस्करण लेके। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।